हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन 12 और 13 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भोपाल के एक्सीलेंसी कॉलेज में एक कार्यशाला हुई। हम सभी जानते हैं 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसका एक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष का संचालन करने के बाद 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस बार जुलाई से 5वां वर्ष हमारा हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो स्नातक है पहला साल रहता है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा डिप्लोमा, तीसरा डिग्री, चौथा ऑनर्स डिग्री और 5वां रिसर्च विद डिग्री रहता है। तो ये 5 साल ऐसे चलेंगे और इसके हमने मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इस पर तरक्की की और काम किया। अब पाठ्यक्रम पे हमारे यहाँ सदियों से एक ही बहस चली आ रही कि भारत में सब कुछ है। भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष ज्ञान का महाकुंभ है। यहाँ पे हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है। हमारे वैदिक ऋषियों ने, महात्माओं ने सदियों तपस्या करी और ज्ञान अर्जित किया। उस ज्ञान में समाजशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, भाषा शास्त्र भी है, खेल भी है, कृषि भी है, विज्ञान भी है, प्रबंध भी है, सभी कुछ का समावेश है। लेकिन उस वक्त पेपर का आविष्कार ना होने के कारण ये सिर्फ मौखिक चलता था। बाद में दीवारों में शिलालेख किए गए, पत्थरों में खोदा गया और धीरे 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 करके आज आपके पास तकनीक इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ आपके पास है, स्टोर है, आप बटन दबा के सारी चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन सदियों पहले ये चीज़ नहीं थी। फिर एक दौर आया, भारत की ओर पूरा विश्व नज़र गाड़ के देखता था। विश्व की नज़र रहती थी, यहाँ भारत का अध्ययन करने आते थे, पढ़ने लिखने के आते थे लोग बाग। और उसी पढ़ने लिखने के दौर में भारत से ज्ञान लेके ये विदेशी जो हैं चले जाते थे अपने देश, और वहाँ इन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। ये वास्तव में बौद्धिक चोरी है। ये बौद्धिक चोरी है और भारत के सारे ज्ञान को विदेशियों ने अपने नाम से कर दिया। जैसे मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, पिछले 35 साल से समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कर रहा हूँ। और पढ़ने की बात तो की जाए, मैंने समाजशास्त्र विषय का अध्यापन 1984 से स्टार्ट किया था। तो आप सोच सकते हैं 25, 10, 35 और 6, 41 साल से मैं समाजशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अभी तक हम सिर्फ यही पढ़ते थे कि समाजशास्त्र की शुरुआत एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट मेरी इसिडोर कॉम्टे ने की थी। 1836 में उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम रखा, बाद में इसको बदल के 1838 में 2 साल बाद समाजशास्त्र का सोशियोलॉजी। अब आप सोचिए 1838 में जब समाजशास्त्र की शुरुआत हो चुकी थी, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र की बात कर दी थी, लेकिन यूरोप में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन नहीं हुआ। सब अपने अपने विचार रख रहे थे। दुर्कीम है, मैक्स वेबर है, हर्बर्ट स्पेंसर है, परेटो, सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे। फिर ये जाता है अमेरिका, शिकागो में 1896 के आसपास। यानी आप सोचिए 1838 से 1896, एक लंबा समय, आपका एक लंबा समय 58 साल बाद इसको शिकागो विश्वविद्यालय में और येल विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के रूप में शुरू किया गया। अमेरिका में रखा गया ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करते थे, ग्रामीण प्रक्रियाओं की बात की जाती थी, ग्रामीण समस्याओं की बात। फिर धीरे धीरे अमेरिका से ये पूरे विश्व में आ गया। भारतवर्ष 1919 में आया, भी मुंबई विश्वविद्यालय में आया था और हमने शताब्दी मनाई। लेकिन मैंने कुछ अध्ययन करा और भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें पढ़ी। मैं शुक्रगुजार हूँ मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का, उसने बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध कराई। वेदों का अध्ययन करा, तो मैंने जो अध्ययन करा उससे लगता है कि समाजशास्त्र क्लासरूम का विषय तो 1838 में शुरुआत हुई थी और बना 1896, 1896 में, बहुत पुराना नहीं है। 1896 में ये अध्ययन अध्यापन का विषय बना। लेकिन समाज के बारे में, समाज की संकल्पना क्या होगी, समाज की अवधारणा क्या होगा, समाज कैसे होगा, समाज की प्रक्रियाएं कैसे होंगी, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी,
इसकी शुरुआत तो सदियों पहले भारत में हो चुकी थी। हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने जो 4 वेद की रचना की है, पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना करी है, इस सब में सामाजिक व्यवस्था की बात की है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य के जीवन के क्या अर्थ होंगे। उन्हें 4 प्रकार के वर्ण, समाज के संचालन के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, चारों वर्ण अपने आप में सुपर थे और सब एक दूसरे के पूरक थे। फिर इसके बाद उन्होंने पुरुषार्थ की बात की कि मनुष्य को 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी हर चीज में धार्मिकता होना चाहिए, नीति होना चाहिए, विधान होना चाहिए। अर्थ यानी धर्म के आधार पर अर्थ का पार्जन करें, आर्थिक पार्जन करें। काम यानी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। और मोक्ष, इन सब के बाद आप मनन करें, चिंतन मनन करें, आपने क्या सही करा, क्या गलत करा, तब आपको मोक्ष मिलेगा। फिर इसके लिए 4 आश्रम की बात की आपने। 4 पुरुषार्थ जो हैं, पुरुषार्थ के बाद में 4 आश्रम की बात की कि 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की आप कहाँ कहाँ करेंगे। तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसी में अरण्यक जीवन की बात की है। तो अगर हम देखें, समाजशास्त्र के मूल जनक जो है वेद व्यास जी। इसके बाद हमारे यहाँ लगातार सामाजिक व्यवस्था की बात होती थी। सामाजिक व्यवस्था की एक इकाई राजनीतिक व्यवस्था की बात हुई। फिर समाज के संचालन के लिए आर्थिक व्यवस्था की बात हुई। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कृषि, तकनीकी सारी चीज़ें समाज के लिए क्या क्या जरूरी है, इन सब की बात हुई। उसी में भाषा विज्ञान की भी बात हुई। तो ये वेद पुराण से हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई थी, जो हमारे सनातन धर्म है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि समाज का अध्ययन हो रहा था। और इसी को मैंने कहा ना, बौद्धिक चोरी बहुत थी। भारत से सभी लोग यहाँ से पढ़ लिख के गए, कई आए, यहाँ अध्ययन के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। भारत में ही पहले विश्वविद्यालय होते थे। विश्वविद्यालय की कल्पना कहीं नहीं थी, भारत में ही थी। नालंदा और तक्षशिला तो हम सभी जानते हैं, सदियों पुराने। यहाँ सब कुछ होता था, एक छत के नीचे बच्चा सब सीखता था। गुरुकुल में सब सीखते थे। गुरुकुल की जो परंपरा है वो कहीं नहीं है जो भारत में थी। गुरुकुल में विद्यार्थी सब कुछ सीखता था। और वो ही धीरे धीरे जब हमारे यहाँ हुई, तो हमारी बौद्धिक चोरी होने के बाद में समाजशास्त्र के प्रणेता हो गए अगस्त कॉम्टे, अर्थशास्त्र के प्रणेता हो गए एडम स्मिथ। जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पे जो अपनी जानकारियाँ दी हैं, कौटिल्य का जो ग्रंथ है चाणक्य नीति शास्त्र, इस सब अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की बात करता है। वेद व्यास जी के चारों वेद आपको बताते हैं। अब एक चीज़ और, कल आपने होली मनाई है। होली में ब्रज में हजारों साल से चल रही है बरसाने की लठमार हुई। वो महिलाएं जो हैं, सखियां जो हैं, किसकी, कृष्ण जी की सखी हैं, वो जो आते हैं वहाँ होली खेलने, उनको लठ मारते हैं। यानी महिला सशक्तिकरण की बात देखिए, कृष्ण जी के समय, कृष्ण जी आज के नहीं है, सदियों पुराने, तब महिला सशक्तिकरण की बात हुई थी। और आज हम पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है कि महिलाएं अपने बल पे खड़े हों, उनको लाठी, कुंफू, कराटे सिखाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ कृष्ण जी ने पहले ही सिखाया था कि होली खेलने आता है आपसे कोई बदतमीजी या कोई करे तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें, उनको इतना ताकतवर। वही पारंपरिक स्वरूप में आप देखिए, बरसाने की लठ मार होली होती, उसका भी एक प्रतीक है, एक सिंबल है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ बौद्धिक चोरी बहुत हुई है, हमारे यहाँ के विस्तृत ज्ञान को बौद्धिक चोरी। इसी में मैं पुनः कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल ये अत्यंत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ये संजो रहे हैं, हम सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप करिए। इसी के तहत वो प्रश्न पत्र निर्माण सिलेबस कमेटी की बैठक हुई थी 12 और 13 तारीख को। उसमें कहा गया कि हर विषय का जो भी प्रश्न पत्र रहेगा उसकी प्रथम इकाई भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में होगी, जो बताएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में समाजशास्त्र कहाँ से आया, अर्थशास्त्र कहाँ से आया, राजनीति शास्त्र कहाँ से आया, भौतिक विज्ञान कहाँ से आया, रसायन विज्ञान कहाँ से आया, गणित कहाँ से आया। ये सारी चीज़ों का समावेश हम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं पुनः हिंदी ग्रंथ अकादमी और उच्च शिक्षा विभाग का अत्यंत आभारी हूँ, और केंद्र सरकार का कि उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करके भारतीय जड़ों को फिर से हरा भरा करने का प्रयास किया है। जो सूख गई थी उनमें फिर कोपलें निकालने की शुरुआत की है, और ये पौधा बनेगा, बाद में एक वृक्ष बनेगा जो भारतीय ज्ञान को सतत बिखेरेगा। आज के लिए इतना।